मैं कौशल चौहान आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने प्रकार होते हैं इसका अध्ययन मैं आपको आज कर पाऊंगा। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया अर्थात कार्य के संपन्न होने और कोई कार्य वर्तमान में संपन्न हो रहा हो या चल रहा हो आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। साधारण भाषा में जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा आता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के संपन्न होने को ही हम जो है या उस कार्य को करने की जो हमारी क्षमता है वो हमारी क्या है, क्रिया कहलाती है। जैसे हम कभी खाना पीना गाना रहना जाना ये इत्यादि सब हमारी क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के मूल रूप को मुख्य धातु कहा जाता है। धातु से ही क्रिया शब्द का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण है हमारा कि राम खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, तुम स्कूल जाते हो। तो ये हमारे क्रिया के कुछ उदाहरण थे। अब क्रिया के प्रकार अर्थात क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से जो है हम क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर भेद है सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, कर्म के आधार पर भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जो है हमारी वो वह क्रिया जिसके साथ कर्म उपस्थित होता है या कर्म की संभावना होती है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अथवा क्रिया का दूसरा उदाहरण से भी रूप से भी हम देख सकते हैं इसको कि सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो परंतु जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता उसे हम कर्म कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसके जैसे प्रश्नों के जवाब में मिलने से होती है। उदाहरण जैसे राम फल खाता है, सीता गाना गाती है, सोहन पढ़ता है, रमा के द्वारा लिखा गया। तो अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, माली ने पानी से पौधों को सींचा, श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। तो ये सब जो है सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब सकर्मक क्रिया तो हमने पढ़ ली। अब हमारी अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित होता है अर्थात कर्म उसके साथ नहीं होता है और क्रिया का फल यह प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक अधन कर्मक अर्थात कर्म रहित, जो कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के रूप में श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, श्याम कर्ता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उस पर पड़ता है।
इसलिए सोना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। उदाहरण में देखेंगे अब आगे कि पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। ये सब अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब जैसे एक दो उदाहरण और ले लेते हैं हम। देखो कुछ उदाहरण हमारे पास ये कि मोहन हंसता है, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। मोहन हंसता है, राधा रोती है, मोहन उछलता है, बिजली चमकती है, राधा नाचती है, बच्चे खेलते हैं। तो ये सब हमारे अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण थे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 अन्य भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? नंबर 1, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है। उदाहरण है, वे हंसते हैं, हम घर जाते हैं। पूर्णकालिक क्रिया, जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न की जाती है तो पहले वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, राम खाना खाने के बाद हंसता है। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक अर्थात 2 कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ 2-2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में एक मुख्य कार्य होता है तथा दूसरा गौण अर्थात उसके ऊपर आश्रित होता है। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है जबकि गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। गौण कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जो कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। अब उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे क्या है कि मोदी ने राहुल को थप्पड़ मारा, राम ने श्याम को खाना खिलाया, शिक्षक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। अब इसके बाद जो है ये हमारे कुछ उदाहरण थे। अब इसके बाद हम रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अब वो एक एक करके हम थोड़ा उनको जो है अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा कि सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है कि जब वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वहां सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण, तुम चलो, मोहन पढ़ा आदि। अब संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है हमारे पास कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं सब संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। जैसे, मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, माताजी बाजार से आ गईं। इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गई रंजक क्रिया। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया अर्थात आना का अर्थ दर्शा रही हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद 2 या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न है क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो, जैसे रो, सो, हो, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, शकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, खा इत्यादि धातु से ये सब बनते हैं।
वहां दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना और चाहना। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना, सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुलाकर ले जाना, मार देना। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता क्या है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूं, इसमें क्या है, सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। संयुक्त क्रिया के भेद। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं। एक आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका कि वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। और समाप्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। धातु के आगे चुकना, जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। और अवकाश बोधक, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह मुश्किल से सोने न पाया। अनुमति बोधक, जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। हाँ, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। अब है इसमें आगे हमारी नित्यता बोधक, जिससे कार्य की नित्यता, हाँ, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, इसमें उसकी नित्यता का भाव है। पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। अब हमारे पास है आवश्यकता बोधक क्रिया, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना या चाहिए आदि क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यक बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये क्रियाओं का क्रिया की परिभाषा थी, क्रिया के बारे में हमारी विस्तृत जानकारी अब हमें प्राप्त हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इससे आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि होगी और आपके भविष्य के लिए यह बहुत ही अधिक लाभदायक होगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।